तो वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। तो सबको स्वागत है भाई अपना वन शॉट सीरीज का पार्ट 4 पे। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले क्लासेस में काफी अच्छी तरीके से 130 इस क्वेश्चन किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे। उसके बाद जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं, उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कल हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब लगवाया। आई होप कि सबको लग रहा हो कि हम जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड ही है, और बाकी जो अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वही सब आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने कल जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही होंगे तब आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो आज का दूसरा क्लास है भाई, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए भाई सेशन शुरू कर लेते हैं, लेट नहीं करते हैं, ऑलरेडी 5 बज गया है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। हाँ, रूल जो था वह सेम है आपके लिए, ठीक है कि नहीं। तो लगभग आपका जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तक आपका आ जाएगा, उसके बाद से जब आपका ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम ये सब आ जाएगा, तब आपका जितना टीएनई के मतलब स्टूडेंट्स है वो लोग आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आज का सेशन थोड़ा सा टॉप टॉप रहेगा, फिर भी आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते रहिए, ठीक है। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको। पहला क्वेश्चन बता रहा है आपको जूल्स लॉ पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं। जूल्स लॉ यानी कि इसको हम लोग हीट लॉ भी इसको आप लोग बोल सकते हैं। हीट लॉ क्या होता है आपका, जो हीट होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो किसके होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, राइट। करेक्ट आंसर क्या है, सब सी दे रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जो कॉन्सेप्चुअली है, और एक बार आपको बता दे रहा हूँ, जो कॉन्सेप्चुअली है जिसपे ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको लगभग 1 डेढ़ घंटा में इसको पूरा कंप्लीट करना है, राइट। उसके बाद जहाँ कुछ मेमोराइज करने वाला चीजें होगा या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन करने वाला चीजें होगा, वहां मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। नहीं तो सभी जगह अभी आपको लॉ लिखाऊंगा, अगर लॉ के बारे में ज्यादा अंदर जाऊंगा तो काफी बड़ा सेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। चलिए दूसरा वाला देखिए क्या नंबर पूछ रहा है। दूसरा नंबर पूछ रहा है कि हमको कि हमारे पास 3 5 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। सभी को पता है जो कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल का जो रूल होता है वो आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कि नहीं। यानी कि पैरेलल बोल रहा है बोल के आप इसमें बस प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5 माइक्रो फैराडे को, ठीक है, 3 कैपेसिटर को बस ऐड करिए, आपका आंसर आ गया 15 माइक्रो फैराडे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कैपेसिटर अगर सीरीज पूछता तो आप क्या 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 करते, तो फिर तो 5/3 करते, ठीक है कि नहीं। 5/3 करके आप लोग को जो आंसर वगैरह आता तो आप उसको करवाते, ठीक है। 3 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। 3 नंबर पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि ओम्स लॉ को मानता है, यानी कि फॉलो करता है, ठीक है। कौन सा वाला होगा। ऑब्वियसली बात है ओम्स लॉ को कौन मानेगा, जितना ओमिक कंपोनेंट होगा, है कि नहीं। तो ओमिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाता है आपका, रेजिस्टर हुआ, आपका करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, फिर जितना आपका पैसिव मतलब जितना मतलब नेटवर्क कंपोनेंट आता है वो सारा आपका ओम्स लॉ में फॉलो करता रहता है। कुछ उसका अभी होता है जैसा नॉन ओमिक कंपोनेंट क्या होता है, तो वैक्यूम ट्यूब होता है सबसे मतलब बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। 4 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। 4 नंबर पूछ रहा है कि आपको पावर दे दिया है 100 वाट, ठीक है। पावर आपको दे दिया है 100 वाट, ठीक है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज आपको दे दिया है 200 वोल्ट, ठीक है। तब अभी आपको पूछ रहा है कि करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे आपको करंट, बोलिए। पी और वी से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, है कि नहीं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, V²/P भी हम लोग कर सकते हैं। तो 200 इंटू 200, 100 काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, राइट। रेजिस्टेंस कितना आया, 400 ओम आ गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, हमको बोला है करंट निकालने के लिए बोला है,
तो करंट क्या हो जाएगा, 200/400, कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, 0.5 एम्पियर आएगा ना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो 0.5 एम्पियर ही आएगा यार, या फिर आप लोगों को कितना आ रहा है। सब डी लगा रहे हैं कैसे यार, एक बार क्रॉस चेक करिए एक बार आप, ऐसा इजी क्वेश्चन तो आप मतलब अभी मतलब गलत करेंगे तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 0.5 एम्पियर। 5 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। 5 नंबर वाला पूछ रहा है, एक तो फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया यूनिट डायमेंशन का, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड इनवर्स जो होता है आपका, इसका कि अभी मतलब कि किसका यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है, एनी आइडिया। 5 नंबर वाले का क्या करेक्ट आंसर होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं, स्पीड एंड वेलोसिटी ये दोनों ही मीटर पर सेकंड इनवर्स का इसका यूनिट आ जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक्सीलरेशन मोमेंटम का क्या आता है, एक्सीलरेशन मोमेंटम का अगर देखेंगे, एक्सीलरेशन का आ जाता है, आई होप कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, और मोमेंटम देखेंगे तो आपका वो आ जाएगा आपका केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। केजी पर मीटर सेकंड खाली आएगा, सॉरी, केजी पर मीटर सेकंड आएगा, लेकिन स्पीड वेलोसिटी जो है ये दोनों का आपका मीटर पर सेकंड इनवर्स आएगा, ठीक है। हुआ भाई, बात तसल्ली हुआ। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, नॉर्टन थ्योरम से, नॉर्टन थ्योरम जो होता है उसमें से हमको करंट निकालना है, कैसे करंट निकालेंगे हम लोग, आयन निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, आयन करंट जब हम निकालते हैं तब कैसे निकालते हैं, वीटीएस बदले आर एन करते हैं, और एक तो फेमस था आपको वहां पर पता होना चाहिए, आर एन इक्वल टू जो होता है थेवेनिन और नॉर्टन जो होता है ये मतलब भाई भाई जैसा होता है, ठीक है कि नहीं। कुछ उस पर इतना तरीके से कुछ इतना जानने वाला चीज नहीं होता है, मतलब भाई भाई जैसा ये लोग चलता रहता है। हाँ, तो यहाँ कैसे करेंगे हम लोग, नॉर्टन थ्योरम अगर टोटल निकाल के इसको अगर रखेंगे तो रखिए, फाइनल वाला डायग्राम आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आयन वाला करंट होता है, उसके पैरेलल में आपका आर एन लगा रहता है जो आप निकालेंगे, उसके बाद आपका ये लोड का रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड होगा, ठीक है। और इसी को ही तो हम लोग कन्वर्सन करके निकालते हैं आई एन और आर एन, है कि नहीं। क्या होगा यहाँ पे, जब आप लोड करंट निकालेंगे तो लोड करंट इक्वल टू क्या होता है, आई सोर्स करंट इंटू आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो आर एन लिखा है वही होता है आपका यहाँ पर आर एन टी भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आर एन टी इक्वल टू आर एन भी आप इसको बोल सकते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी कौन बोल रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा थ्योरम होता है जो कि बोथ लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट दोनों को मानता है, मतलब दोनों को ही परफॉर्म कर पाता है। कौन सा वाला होता है, सभी को पता है कि जो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन्स हुआ, नॉर्टन हुआ, ठीक है कि नहीं, ये सब आपका ओनली लीनियर इक्विपमेंट में चलता है, ठीक है। ये सारा आपका लीनियर इक्विपमेंट में ही चलता है। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम एक होता है जो कि आपका बोथ लीनियर एंड नॉन नॉन लीनियर, इसमें दोनों ही काम करता है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। हुआ भाई, डी किसका लगा रहे हैं आप, पहले वाले का या फिर किसका लगा रहे हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर नॉन लीनियर सब के लिए काम करता है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, टेलरजेंस थ्योरम जो होता है वो अपना किस नेट अभी नेटवर्क के लिए हम लोग अप्लाइड करते हैं, बोलिए। टेलरजेंस जो थ्योरम होता है ये
पैसिव हुआ, एक्टिव हुआ, नॉन लीनियर हुआ, हिस्ट्रेसिस हुआ, नॉन हिस्ट्रेसिस हुआ, सभी जगह हम लोग इसको अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप जाते टाइम जितना भी थियोरम है उसका स्टेटमेंट वाइज आप लोग सब इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है कि नहीं, सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। नहीं तो लास्ट में मैं एक तो वन शॉट वाला एक तो वीडियो ले लूंगा, ठीक है, जिसमें क्या है कि हर एक चैप्टर को हम लोग 15-15 मिनट के लिए पढ़ेंगे। तो 15 मिनट्स में क्या करेंगे हम लोग, जो जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स होगा यानी कि उसको पढ़ के जाना ही मतलब जाना है, ठीक है, उसके बिना एग्जाम अटेंड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पैसिव एक्टिव नेटवर्क ये सब तो आपको पता होगा। लीनियर नॉन लीनियर कैसा रहता है, लीनियर कुछ नहीं है भाई, जिसका ग्राफ लीनियरली बन रहा होगा वही होता है, ठीक है कि नहीं। नॉन लीनियर जो होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है, फिर डी के ग्राफ उसका बन रहा होगा। ठीक है, अभी तो बहुत सारा आप देखे होंगे ट्रांजिस्टर वगैरह केसेस में हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो वो सारा क्या होता है, नॉन लीनियर नेटवर्क होता है। पैसिव एक्टिव तो सबको पता है भाई, जो कंजप्शन करता है। पैसिव वो एक्टिव क्या होता है, जब आप मतलब एक्टिव तो दो ही होता है आपके पास, करंट सोर्स होता है, एक तो वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, 9 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। 9 नंबर वाला पूछ रहा है कि आपको लोड रेजिस्टेंस निकालना है फॉर द सर्किट व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम अ सोर्स 80 वोल्ट एंड लोड इज 80 वाट। कल ही हमने इसका एक तो क्वेश्चन किया था शायद, है कि नहीं। कल ही हमको क्या पूछा था, वहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर का कंडीशन पूछा था, जिसमें हमने क्या लिखा था कि आर एस इक्वल टू आर एल होता है, और पी मैक्स क्या होगा आपका, वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH। यही वाला फॉर्मूला तो हम लोग निकाले थे इस जगह पे, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपको लोड रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया। कैसे निकालेंगे बोलिए। बस इसको इंटरचेंज करवा दीजिए, ठीक है। पी मैक्स इक्वल टू वी 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 टी स्क्वायर 4 RTH है। हमको क्या निकालना है, RTH निकालना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पी भी हम लोग कर सकते हैं। बस पी मैक्स और RTH का जगह हम लोगों ने बदल दिया, ठीक है। तो बदलने पर क्या होगा, वोल्टेज आपके पास कितना है, 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 80। 80 का स्क्वायर कितना आता है आपका, 64। 6400 डिवाइडेड बाई 8 गुना 4 इंटू 220, काट कूट के कितना आ जाएगा आपका, 20 ओम तो आ जाएगा, है कि नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, बी इसका करेक्ट आंसर है। हुआ भाई, बात सबको समझ में आया। तो जो हमने कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था, ठीक है कि नहीं, उसी का ही बस एक तो थोड़ा मॉडिफाइड वाला बस ये एक तो क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पर नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ रहा है। नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने से पहले उसका एक तो फॉर्मूला था, क्या था, याद है सबको। जो वोल्टेज होगा आपका उसको आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। वो करंट सोर्स होगा तो उसको आप लोग ओपन सर्किट करेंगे, राइट, यही तो हुआ था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और एक बात देखिए, यहाँ पे लोड जो है आपका ओपन है, बाकी ये जो आपका 3 रेजिस्टेंस है ये मतलब क्या फॉर्म कर रहा है, ये तो स्टार फॉर्म का, ये स्टार के जैसा एक तो कनेक्टेड है ना इस जगह पे, है कि नहीं। तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम, अगर इसको हम लोग अभी डेल्टा करेंगे, ठीक है कि नहीं, अगर इसको पूरा सॉल्व करके डेल्टा अभी डेल्टा कर लेंगे तो क्या आपका कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा। भाई बोथ के लिए है भाई, जितना आपका सर्किट लॉ हुआ मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है कि नहीं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तक आपका डीटी टीएनई लेवल सबका समान रहता है भाई, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपका जो माइक्रो प्रोसेसर हुआ, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा डीटी में थोड़ा हटके है। तो ये लोग वो लोग खाली पढ़ेंगे, आप लोग सेशन लेफ्ट कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो देखिए भाई, तो स्टार को जब डेल्टा में हम लोग कन्वर्सन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के कितना आएगा इसका, 1 ओम आ जाएगा, राइट। ये 1 ओम जब आ गया उसके बाद ये 3 ओम 3 ओम दोनों जो है आपका पैरेलल कंडीशन में है।
ठीक है, तो पैरेलल में है तो उसको अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/6 है कि नहीं, यानी कि 3 × 6 अगर इसको करेंगे 4.8 बता रहे हैं, सब 4.8 बता रहे हैं। कैसे लगा आप लोग बता दिया? चलिए देखते हैं क्या आता है। तो 9/6 करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? 1.5 ओम आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो क्या क्या आ जाएगा आपका? 2.5 ओम आपका आ जाएगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये डेल्टा बोला है ना। 1.5 ओम और 1 ओम को आप लोग पैरेलली आप ले लीजिए, ठीक है। 1.5 पैरेलल टू 1 ओम, दोनों करके देखिए कितना वैल्यू आएगा आपका। लगभग ये जो बोल रहे हैं आप 4.8 ओम उसी के करीब आ जाएगा शायद, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऐसे ही इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 11 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट पूछ रहा है। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, क्या होगा आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स का तो सब आप लोग पढ़े हैं, हुएबर है, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पूछ लिया क्या, आप क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया, तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? वोल्ट मीटर। कैसे यार भाई, वोल्ट मीटर कहाँ से आप लोग लगा रहे हैं? ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो गया, राइट। टेस्ला का क्या होता है आपका? मैग्नेटिक डेंसिटी का होता है, राइट। वोल्ट मीटर तो एक इक्विपमेंट होता है आपका वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट होता है आपका कूलम पर मीटर होता है। यहाँ पर एक्चुअली एक तो स्लैश देना चाहिए, ठीक है। कूलम पर मीटर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पर मीटर होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। वोल्ट पर मीटर नहीं होता है। यहाँ पर स्लैश का सी सिंबल छूट गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होगा कूलम पर मीटर होगा, राइट। 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। दो पैरेलल कंडक्टर है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो पैरेलल कंडक्टर है। अगर दोनों पे करंट जो है आपका सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ये आपस में क्या करेगा आपका? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर आपका दो कंडक्टर सेम कंडक्टर है, अगर आपका एक करंट आपका इस साइड लेफ्ट साइड जा रहा है और एक करंट आपका राइट साइड जा रहा है, तो ये दोनों पे क्या होगा आपका? रिपेल करेगा दोनों को, राइट। तो बी इसका सही आंसर है। आई होप कि इसमें कुछ डाउट नहीं होगा किसी को। 13 नंबर वाला देखिए थोड़ा सा टॉप है, फिर भी कर लेंगे आप लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? एनी आइडिया? 13 का क्या करेक्ट आंसर होगा? फॉर्मूला है बस आपके लिए, डॉट कन्वेंशन दिया नहीं याद किया, प्लस माइनस कर लगाएगा इस जगह पे। सेकेंडरी वाला वोल्टेज बस आपको निकालने के लिए इस जगह पे बोलता है। तो क्या होगा, एनी आइडिया? किसी को कुछ आंसर देंगे? क्या दे रहे हैं सर? बी दे रहे हैं ना, सी दे रहे हैं। M21 di2 डिवाइडेड बाई dt, बिल्कुल सही है। कौन दिया? महेश्वर। चलिए ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है बस, ठीक है कि नहीं। इसको इतना डीपली अभी आप लोग अभी मतलब मत जाइए, इतना टॉप आपके लिए नहीं आएगा, ठीक है। बस आप ये वाला, जब आपको मैंने डॉट कन्वेंशन वाला काल जो आपको फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है कि नहीं, बस उसी को आप लोग याद रखिए। उसी का ओरिएंटेड ये वाला शायद क्वेश्चन है एक। तो क्या बताया था आपको कि जो आपका था L1 प्लस L2 प्लस 2m था, अगर आपका जो डॉट कन्वेंशन अगर एक ही साइड में है, ठीक है,
एक ही साइड में अगर आपका डॉट कन्वेंशन है इस प्रकार का, तो उसमें प्लस हो जाएगा। अगर -2m कब होगा आपका, अगर उसका ऑपोजिट पोलैरिटी में है। मान लीजिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ठीक है, ऑपोजिट पोलैरिटी में आ गया तो उस जगह पे क्या होगा, -2m। बस आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, उसको रहने दीजिए। तो सीरीज एंडिंग इंडक्टेंस करेंगे तो टू कॉइल का इंडक्टेंस कितना दिया है हमारे पास, 70 मिली फैराड है, और एक तो क्या है 30 मिली फैराड है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया है आपको, 40 दिया है, ठीक है, 40 दिया है आपको। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, एडिंग करेंगे तो इसको, सॉरी 2m ना, प्लस के 2m यानी कि आपका 80 मिलियन हो जाएगा, 80 मिलियन मिली हेनरी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा आपका, 70 प्लस 30 कितना आएगा, 100 प्लस 180, तो 180 मिली हेनरी आ जाएगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। हुआ भाई, बस आप ये वाला, ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिए, अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है। बस एक ही फॉर्मूला आप याद रख के जाइए इंडक्टेंस के लिए, काफी है। 15 नंबर वाला देखिए क्या होगा, थोड़ा सा दिया है थोड़ा सा टॉप, फिर भी ट्राई करिए, हो जाएगा यार, नहीं तो हम करवाते हैं आपसे। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है क्या कि हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, राइट। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BLV साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर आपको फ्लक्स कितना दिया है आपको इस जगह पे, 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ आप लोग को कितना दिया है इस जगह पे, 150 सेंटीमीटर, हम इसको लिख सकते हैं 1.5 मीटर भी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद और क्या दिया है आपको, वेलोसिटी दिया है आपको, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी स्पीड दिया है आपको इस जगह पे। वेलोसिटी क्या होता है आपका, 60 मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। थीटा कितना दिया है आपको इस जगह पे, 30 डिग्री। सारा डाटा हम लोग को मिल गया, बस इसको अभी हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.23 इंटू 1.5, अभी वेलोसिटी कितना था आपका, 60 था, उसके बाद साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटी का क्या वैल्यू आता है आपका, 0.5, ठीक है। 1.5 इंटू 60, 1.23। काट कूट के पूरा सॉल्व करिए, इसको कितना आ जाएगा, 0.5 से अगर इसको काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 के साथ अगर 15 जोड़ेंगे तो 4.5 के करीब आ जाएगा। 4.5 इंटू 23 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी 40 पॉइंट, एक मिनट है, 40.45.0 इंटू टू 1.23 मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका 52, 52 के तो ऊपर आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसका, एक मिनट है, 45 इंटू 1.23 पॉइंट इंटू 0.23 कर लेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ भाई, काफी थोड़ा सा टॉप नहीं है, बस फॉर्मूला, बस इसका जिसको याद होगा तो वो इसको कर लेगा, ठीक है। देखिए, अब लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जितना इजी क्वेश्चन दिया है, अगर सब आप इजी करके जाएंगे, तो मान लीजिए कि ऐसा कोई टॉप क्वेश्चन अगर आ गया तो सब छोड़ छाड़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए 2-3 क्वेश्चन, इतना नहीं है सेशन में, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा टॉप लेवल का है, कर लेंगे तो है आपका एकदम दरिया पार कर जाओगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर वाला देखिए क्या पूछा है आपको, कि मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डैश इफ द सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ ए सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, एनी आइडिया। वही वाला है जो आपका बताया था आपको, एक बार आपको बताया था, क्या बताया था आपको कि बी ए कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं, बी ए कॉस थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बोला है ना आपको, तो कॉस इक्वल टू कॉस 90 डिग्री,
ठीक है। cos 90 का वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है या फिर एरिया का कुछ भी वैल्यू है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए आपका 0 आंसर आ गया। हुआ भाई। 17 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए ऐसा सवाल आता है, ठीक है, ये अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल है, इस टाइप का सवाल आता है। ठीक है, आपको इंडक्टर कॉइल का अ, कितना दिया है, 0.1 हेनरी आपको दे दिया है। एल इक्वल टू 0.1 हेनरी दे दिया है। वोल्टेज कितना दिया है, 200 वोल्ट दे दिया है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है, यानी कि एक्सेल पूछ रहा है आपको, उसके साथ करंट निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो पहले बात है ये कि हमको एक्सेल निकालना है, तभी तो हम करंट निकाल पाएंगे। ठीक है, सर्किट में वोल्टेज है हमारे पास, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला था, एक्सेल इक्वल टू 2πfl होता है। 2πfl होता है कि नहीं, 2πfl का 2 × π × 50 इंटू इंडक्टेंस कितना है 0.1, 1/10 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 × 10 करेंगे तो सॉरी 10। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। ठीक है कि नहीं, 2 × 3.14 × 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 5 है। अपने यहाँ आप लोग सॉल्व करिएगा इसको सब थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो काट कुट के इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31.42 ओम आ जाएगा। ठीक है, एक्सेल निकाल लिए हम लोगों ने, है कि नहीं। और एक बार आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकाला आपको। तो 0.1 यानी कि 1/10 होता है, तो 10 से 50 काटेंगे तो कितना हुआ, 5 हो गया, है कि नहीं। तो वही 5 हमने यहाँ लिख दिया। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। ठीक है, 3.14 होता है। 3.14 के साथ अगर 5 के साथ पहले दो दो आप मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा 31.42। ठीक है, अभी ये मिल गया। उसके साथ करंट आपके लिए थोड़ा डिफरेंस दे दिया, नहीं तो एक ही लगा देते यहाँ। करंट कैसे निकाल लेंगे हम लोग यार, 200 वोल्ट है हमारे पास और उसके साथ एक्सेल कितना है, 31.42 है। तो करंट कितना निकाल के आएगा, बहुत कम आएगा। 30 इंटू यानी कि 30 × 6 हो जाएगा, तो 180 आ जाएगा, उसके आसपास आ जाएगा। 3.37 एम्पियर। हुआ भाई, सॉल्व कैसे हुआ। इसी टाइप का नहीं, अभी छोटा छोटा सा क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। 18 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हार्ड मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। हार्ड मैग्नेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, हार्ड मैग्नेट किसका होता है, कोबाल्ट स्टील का होता है, जो आपका क्या होता है, हाई कोरेसिव फोर्स और हाई रिटेंटिविटी होता है। हाई कोरेसिव फोर्स होता है और आपका हाई रिटेंटिविटी होता है। ठीक है, 29 नंबर वाला देखिए। मैंने आपको जब मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन करवा रहा होगा वहां पर आपको सारा डिटेल बताया था। ठीक है, तो कॉपर सिल्वर डायमंड ये किसका एग्जाम्पल होगा, किसका होगा। पारा में आपको बताया था एक एग्जाम्पल आपको कि लास्ट में जब आपका सब एल वाई सब आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं, तब उसको पारा मैग्नेटिक मानिएगा। फेरो क्या होता था आपका, जितना कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, जितना आपका लोहा आप मान सकते हैं वो सब आपका फेरो में चला जा रहा था। बस कॉपर सिल्वर डायमंड याद करने वाला चीज है, ये आता है आपका डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में आ जाता है। ठीक है, 20 वाला देखिए क्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि क्या होता है आपका, सॉफ्ट मैग्नेट होता है, सॉफ्ट मैग्नेट होता है। हार्ड मैग्नेट में क्या आता है आपका, अभी हमने देख के आया क्या था, परमानेंट मैग्नेट था, परमानेंट मैग्नेट था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट मैग्नेट है। तो सॉफ्ट मैग्नेट यानी कि कब बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि क्या, जब करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनेगा, है कि नहीं। सिंपल सा आंसर है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। जिसको सॉफ्ट हार्ड पता होगा बस वही आंसर लगा देगा इस जगह पे। तो बी इसका करेक्ट आंसर है।
21 वाला देखिए क्या पूछ रहा है आपको, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसी इज 10 वोल्ट, यानी कि वीएम आपको दे दिया 10 वोल्ट, देन आपको आरएमएस वोल्टेज निकालना है। आरएमएस वोल्टेज सबको पता है क्या होता है, 0.707 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.070। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। 22 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन वेन वन वेव क्रेस्ट टू द नेक्स्ट और फ्रॉम द ट्रॉप। ठीक है कि नहीं, याद रखिएगा एक साइनसोइडल वेव का जो ये वाला पॉइंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव साइकिल का ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऊपर वाला होता है क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रॉफ बोलते हैं, इसको क्रेस्ट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पीक पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछता है आपको कि पीक फैक्टर क्या, ना पूछ के पूछता है कि क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है, वहां आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है आपको कि जो डिस्टेंस है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक से लेके नेगेटिव हाफ साइकिल का पीक तक, ये डी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को ही तो हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ बोलते हैं। राइट, सबको समझ में आ रहा होगा। 23 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपको, थोड़ा सा ये टाइप का है, फिर भी कर लेंगे यार आप लोग। ठीक है, देखिए आपको क्या पूछ रहा है, आपको यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज आपको दे दिया है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, एक घर को सप्लाई जा रहा है इतना। हमको क्या निकालना है, हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमको सबको पता है वी ऑफ टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है। राइट, ये वाला तो सबको पता है। और यहाँ पर अगर हमको जो 230 वोल्ट दिया, ये खाली सप्लाई दिया है, हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज निकालना होगा। ठीक है कि नहीं, ये वाला जो 230 दिया है ये खाली वोल्टेज आपको दे दिया है। ठीक है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, आपको वीएम निकालना पड़ेगा। वीएम आरएमएस का कितना होता है, √2 इंटू वी आरएमएस होता है। वी आरएमएस कितना दिया है आपको, 230 वोल्ट दिया है, तो √2 के साथ 230 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 1.21 इंटू इसको काट कुट के कर लेंगे तो 325 आ जाएगा। ठीक है, 325.27 मिल गया आपको आंसर। देखिए मिल गया, बाकी का सॉल्व करने जरूरत ही नहीं। ठीक है, एक मैक्सिमम वोल्टेज लग गया तो जो ऑप्शन मिले बस उसमें लगा दो, कोई और इतना सॉल्व करना ही नहीं है। फिर भी कर लीजिए, अगर अगर आपका मन ही नहीं मान रहा होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है आपका, 2πf होता है कि नहीं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। तो 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना आपको दिया है यहाँ पे, 50 हर्ट्ज दे दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7.28 इंटू 50, 7.28 इंटू 50 यानी कि उसका आधा, यानी कि 316। ठीक है, ओमेगा का क्या वैल्यू होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी हम लोग कितना मिला हमको, 314.16 टीवी मिल गया है कि नहीं। यहाँ पर है आपका ओमेगा के वैल्यू भी। हुआ भाई, बात सबको समझ में आया कैसे हम लोगों ने निकाला। जो वोल्टेज आपको गिवन डाटा में दिया है ये आपका खाली नॉर्मल आरएमएस वोल्टेज था, उससे हमको मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। आरएमएस का मैक्सिमम वोल्टेज निकालेंगे तो √2 यहाँ पर बस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √2 वाला भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, √2 का वैल्यू कितना होता है वहां पर तो कैलकुलेटर नहीं होगा, 1.21 होता है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में आपको वैल्यू निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट किसी को कुछ, या फिर आगे चले, एक मिनट। चलिए आगे चलते हैं। अरे सॉरी यार, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 1.41 होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे। √2 का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1.41 होता है जब आप मल्टीप्लाई करिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है आपका, 3.14 होता है। दो दो डिजिट आप याद रखिए। ठीक है,
24 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द प्योर कोसाइन फंक्शन इज व्हाट। आरएमएस वैल्यू कितना होता है, सभी लोगों ने अपने सॉल्व ही कर करके आए हैं, कितना होता है। सी लगा रहे हैं, किसका सी लगा रहे हैं यार, पहले वाले का क्या, अभी इसका लगा रहे हैं सी। भाई आरएमएस वैल्यू पूछा है, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, 0.707 होगा। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने देखा इस जगह पे हमने आपको समझाया, ठीक है कि नहीं। चलिए 24 गया ना, 25 देखिए, इन एसी पैरेलल सर्किट एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट ईच ब्रांच विल बी, क्या होगा 25 का क्या होगा आंसर। एसी पैरेलल सर्किट में मान लीजिए, एक आपको बता देता हूं आपको कि एक तो आरएल सर्किट ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये दोनों सेम बनेगा क्या आपका। मान लीजिए आरएल है, तो आरएल के बीच में एंगल क्या बनेगा आपका, वोल्टेज और करंट के बीच में खाली खाली इंडक्टर है, यानी कि आई लैश वोल्टेज, ठीक है कि नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग आरसी ले लेंगे, तो आई लीड करेगा वोल्टेज को, ठीक है। यहाँ पर +90, सॉरी, यहाँ पर -90 डिग्री होगा, यहाँ पर +90 डिग्री होगा, सब डिफरेंस आ रहे हैं ना आपके पास, तो इसीलिए ईच ब्रांच विल बी डिफरेंट होगा आपका, ठीक है, एंगल जो होगा आपका डिफरेंट होगा। 26 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा टॉप कर दिया यार, थोड़ा सा टॉप कर दिया। इन द सर्किट में देखिए क्या है आपके पास, एक इंडक्टर जुड़ा है, ये एक तो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर आपके पास करंट जा रहा है, और यहाँ पर एक तो इंडक्टर आपका लोड के साइड में कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट फॉर द आइडियल इंडक्टर एल, द नेचर ऑफ द वोल्टेज मस्ट बी। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर एक तो आइडियल इंडक्टर हमारे पास कनेक्टेड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जो वोल्टेज सोर्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कांस्टेंट वोल्टेज होगा या फिर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा इसका वोल्टेज। 26 का क्या आंसर लगा रहे हैं सब, लीनियरली इंक्रीज होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 27 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है आपको, कैसे निकालेंगे आप लोग आरएमएस वैल्यू इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर कर लीजिए, ठीक है। 9 + 16, 25 का रूट ओवर, यानी कि 5 वोल्ट निकल के आ गए, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है 27 का, सही है। 28 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, द टू साइनसोइडल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ different amplitude and phase difference are added, the resultant is a, क्या होगा रिजल्टेंट, क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी है आपका, बट एम्पलीट्यूड जो है आपका वो डिफरेंट है, तब उसका जो फेज डिफरेंस आएगा आपका, दोनों को ऐड करने पर रिजल्टेंट जो आएगा ये आपका नॉन साइनसोइडल आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट जो आपका इसका नॉन साइनसोइडल आ जाएगा, नॉन साइनसोइडल आएगा ना यार। या फिर क्या दिया था, डिफरेंट सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा अगर डिफरेंट एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि ओमेगा को ऐड कर रहे हैं। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रिजल्टेंट जो आएगा आपका, यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी भी है ना आपका, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता तब आपका नॉन साइनसोइडल आ जाता। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, साइनसोइडल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी होगा, डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा, कौन डी लगा रहा है। यहाँ पर दिया है दो साइनसोइडल वेव का सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी है बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, और फेज डिफरेंस को जब ऐड करेंगे तब आपका सेम फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। 29 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, आरएमएस ऑफ द पीरियोडिक वेव फ्रॉम, आर इसको सॉल्व करेंगे क्या आप। चलिए ये खाली टीएनई के लिए नहीं है, डीईटी के लिए मान के चलिए, टीएनई वाले बच्चे देखे ना देखे। चलिए यार, करें सॉल्व इसको, कोई करवाएगा इसको, कैसे आएगा, एनी आइडिया।
ये IRMS वाला यहाँ पर आपको फॉर्मूला पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा टॉप हो जाएगा। ठीक है, टॉप इसलिए होगा कि आपको IRMS वाला फॉर्मूला से इसको निकालना पड़ेगा। बस फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो बाकी सबका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, तो लिमिट जो होगा आपका 0 to t टाइम्स का होगा I² t प्लस dt होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे, तब काट कुट के अगर इसको पूरा भी नहीं करेंगे, मान लीजिए आरएमएस वोल्टेज कितना है आपका 6 एम्पियर है। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला भी अगर किसी को नहीं देखना है, पूरा शॉर्टकट लगाना है। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज देख लो कितना है, 6 एम्पियर है। उसके साथ सभी को पता है आरएमएस वैल्यू निकालना है, यानी कि ये मैक्सिमम है। सॉरी, मान लीजिए यहाँ पर खाली आई आर एम एस आपको दिया है। ठीक है, आई आर एम एस 6 एम्पियर आपको दिया है, तो आपको निकालना है आई मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, आई मैक्सिमम कैसे निकालेंगे आप लोग, 6 × √2 कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे में भी करेंगे तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला फॉर्मूला लगा के अगर पूरा सॉल्व करेंगे, लंबा चौड़ा होगा, उसके बाद बी निकल के आएगा। नहीं तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई आर एम एस का वैल्यू दिया है, वहां पर आई मैक्सिमम निकाल दीजिए, देन आपको वो वाला आर एम एस भी आप लोगों के लिए चल जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट है, पूरा शॉर्टकट, देसी का टेक्निक। 30 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, ये भी टॉप कर लिया यार। क्या होगा आंसर, एनी आइडिया? ये भी थोड़ा सा टॉप है। ठीक है, थोड़ा सा टॉप है आप लोगों के लिए, यहाँ पर फिर भी करवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से एसी का रिएक्टिव पावर आपको निकालना है। ठीक है, रिएक्टिव पावर अगर निकालेंगे तो यहाँ का आरएमएस वैल्यू, यहाँ पर सब क्या दिया है आपको, मैं अभी यहाँ पर जो 160 और 5 दिया है, ये क्या है, सब आपका वीएम है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ से हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से जो वोल्टेज निकालेंगे 160/√2 होगा। ठीक है, करंट क्या होगा आपका, 5/√2 होगा। आगे आपके पास यहाँ पर थीटा वैल्यू कितना दिया है आपको, 10 डिग्री, और यहाँ पर थीटा दिया है आपको -20 डिग्री आपके पास है। ठीक है, अगर आपको रिएक्टिव पावर निकालना है, आपको क्या फॉर्मूला है आपका, VI sin थीटा भी माइनस थीटा आई होगा। ठीक है, तो पूरा अगर इसको सॉल्व करेंगे, 160√2/5/√2 साइन QV/QA, यानी कि 10 माइनस -20। ठीक है, अब कितना आ जाएगा आपका, +30, यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना आया, साइन 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 इंटू 5/2 इंटू 0.5, इसको 160 इंटू 5 यानी कि 80। ठीक है कि नहीं, 800, 800 के दो काटेंगे तो कितना आएगा, 400। 400 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बाहर निकल के आ गया। ठीक है, समझा भाई किसी को कैसे कुछ हुआ? इतना टॉप लेवल का नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी कॉन्सेप्चुअली इसको याद रखना जरूरत है, मतलब बैकअप के लिए। अगर मान लीजिए सब कुछ टॉप क्वेश्चन दिया, कुछ तो अटेंड करके आएंगे ना हम लोग, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ और एक बार आपको समझा दे रहा हूँ कैसे निकाले हम लोग। देखिए, यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिया है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आपको पूरा दिया है, आपका Vm sin ओमेगा टी का वैल्यू दे दिया, राइट। तो 160 जो है आपका, क्या है आपका Vm है, और 5 जो है आपका, ये आपका Im है। ठीक है, तो हमको नॉर्मल आरएमएस वोल्टेज निकालना है, तो इसीलिए हम लोगों ने 160/√2 कर लिया, करंट को भी 5/√2 कर लिया। थीटा कितना है यहाँ पर, +10 है, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू -20 है। जो उसका उसको अभी हम लोग QV बाई जो की QI, इसका जब मतलब रिएक्टिव पावर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, तो QV माइनस की QI करेंगे तो 30 डिग्री आपका आ गया। उसके बाद बस वैल्यू पुट किया हम लोगों ने, साइन 30 का वैल्यू होता है 0.5, 160 इंटू 5/2। ठीक है, तो 400 इंटू 0.5 यानी कि 200 बाहर निकल जाए। हुआ भाई, बैकअप के लिए बस आप लोग समझ के रखिए। ठीक है, इतना टेंशन लेने वाला जरूरत नहीं है, इजी सा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए
अब ये देखिए 31 का क्या दिया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑफ ए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 32 देखिए क्या पूछ रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ और क्या होता है आपके पास, इमोबाइल होल होता है। ठीक है, इसके साथ इमोबाइल होल होता है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। सही है। 33 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए जर्मानियम क्रिस्टल टू मेक पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब एक प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कि जर्मानियम क्रिस्टल क्या होता है, ये क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक से भी सेमीकंडक्टर को पी टाइप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम लोग मिलाएंगे, है कि नहीं। लेकिन वो ट्राइवेलेंट यानी कि क्या, ट्राइवेलेंट हमेशा एक्सेप्टर होता है, उसको चाहिए होता है। पेंटावेलेंट देता रहता है कि नहीं। इसमें तो किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। 34 देखिए क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर बाय एडिंग इम्प्योरिटी, यानी कि एक प्योर सेमीकंडक्टर में जितना कचरा हम लोग डालते चलेंगे उससे क्या होगा आपका, इम्प्योरिटी जितना डालते हैं, यानी कि जितना डोपिंग का लेवल हम लोग जितना बढ़ाते हैं उतना सर्किट का कॉन्डक्टिविटी जो होता है उतना इंक्रीज होता है। ठीक है, और सबको पता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है आपका क्या होता है, एनटीसी टाइप का होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो जब आपका कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, डोपिंग आप जितना बढ़ाते हुए जा रहे हैं सर्किट में उतना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या, आपका जो रेजिस्टेंस होगा उसी लेवल का घट रहा होगा। आया भाई बात सबको समझ में। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। सही है। 35 वाला देखिए, व्हेन द डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इज एडेड टू ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, जब डोनर टाइप इम्प्योरिटी यानी कि क्या होता है आपका, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब हम लोग सेमीकंडक्टर में डालते हैं तो वहां से क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रॉन जनरेटेड होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन जनरेटेड होता है और कौन सा टाइप का मटेरियल होता है, एन टाइप का मटेरियल होता है। अगर इससे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, बस इतना जान लीजिए कि डोनर टाइप इम्प्योरिटी जो होता है पेंटावेलेंट टाइप का होता है। पेंटावेलेंट किसी में भी अवॉइड करेंगे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अगर इतना ही अगर आपको पता चल गया तो कहानी खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ये सबको पता है। 36 देखिए क्या पूछ रहा है, डैश इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट। क्या होता है यूनिवर्सल गेट, दो ही तो होता है हमारे पास, क्या क्या, नॉन गेट और होता है एक तो नॉर गेट होता है कि नहीं। एक्सक्लूसिव गेट क्या क्या होता है, यूनिवर्सल गेट तो आपका नॉन गेट नॉर हो गया, और एक तो होता है एक्सक्लूसिव गेट होता है। क्या क्या होता है, एक्सओर होता है और एक्सनोर होता है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट में आना चाहिए यार, पता नहीं कैसे बीच में आ गया। ठीक है, टीएनई वाले थोड़ा रुक जाइए यार। ठीक है, इसके बाद में आपका पावर सिस्टम का क्वेश्चन है और आपका वाला क्वेश्चन है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बीच में आ गया। ठीक है, यहाँ क्या दिया है आपका, कौन सा गेट है जिसमें हाई आउटपुट मिलता है जब आपका सभी इनपुट हाई होता है। सभी इनपुट जब आपका हाई होता है कब आता है, ए बी, और ये मान लीजिए ए प्लस बी आता है। अरे यार मैंने आंसर भी लिख रहा हूँ आपको, तो ये खाली खाली वाई लिखने दीजिए। ठीक है, क्या क्या होता है हमारे पास, 0 1 1 0 1 0 1 1। तो कब आपका पूरा हाई होगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा गेट ऐसा है जब आपको पूरा दोनों इनपुट ही आपका हाई होना चाहिए। दोनों इनपुट कब हाई होगा आपका, ये वाला। तो 1 into 1 करेंगे तो 1 + 1 करेंगे, कब आपका मतलब कब आएगा आपका, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आ जाता है, इसलिए ए इंटू बी। बाकी सब इसमें 0 0 होता है, जीरो जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हुआ भाई, सबको मिला सब आंसर। ठीक है, चलिए।
38 वाला देखिए, इफ द आउटपुट ऑफ सर्किट इज ट्रायंगुलर वेव तो इनपुट सर्किट मस्ट बी, यानी कि हमको एक सर्किट है, ठीक है, ये वाला एक तो सारा जो मतलब सर्किट है, आउटपुट में जो वेव मिल रहा है हमको ये ट्रायंगुलर वेव मिल रहा है, तो इनपुट हम लोग क्या डाल रहे होंगे इस सर्किट में, आउटपुट हम लोग को मिल रहा है ट्रायंगुलर, तो इनपुट में हम लोग कौन सा वेव मतलब डाल रहे होंगे। ये तो एसी वाला क्वेश्चन है, सबको पता रहना चाहिए। क्या होगा आंसर इसका, स्क्वायर वेव, ठीक है, स्क्वायर वेव डालेंगे तो आउटपुट में हमको ट्रायंगुलर वेव निकल के मिलेगा। 39 वाला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल ओप एम्प। आइडियल ओप एम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, और एक बार आपको बता दे रहा हूँ। आर जीरो होता है, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस, और क्या होता है, ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज और ऑफसेट करंट, और क्या होता है, पी एस आर आर होता है, ठीक है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेजियो, ये सॉरी रेशियो, ये सारा जीरो जीरो होता है। बाकी जितना बचा आपका स्लीव रेट बैंडविड्थ जो भी ले लो ये सब इन्फिनिटी आ जाता है, राइट। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा यहाँ पे, जीरो वोल्टेज गेन गलत है, जीरो इनपुट रेजिस्टेंस गलत है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ बिल्कुल करेक्ट है, इनफाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं होता है, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। हुआ भाई, सबको समझ में आ रहा है। 40 नंबर वाला देखिए, देखिए ये वाला तो एक तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, पता नहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे आ रहा है, ऊपर लिखा है तो इसको मत सोचिएगा। 40 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज रेमेडी ऑफ ए इंटीग्रेटेड सर्किट टू इंप्रूव रिलायबिलिटी, ठीक है। तो रिमेडी यानी कि क्या है, क्या उसमें खराबी होता है एक इंटीग्रेटेड सर्किट में, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि उसमें बहुत कुछ फंक्शन हो रहा था, मतलब बहुत कुछ फंक्शन हो रहा होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड, ठीक है, बहुत कुछ सर्किट या फिर बहुत कुछ फंक्शन को मिला लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो क्या रिमेडी होता है, क्या खराबी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में जब हम लोग रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, क्या होता है, क्योंकि उसमें जो इंटरकनेक्शन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सर्किट बहुत, और इंटीग्रेटेड है तो हम लोग कंपोनेंट साइज को घटा भी नहीं सकते, है कि नहीं। और एडवांस क्या मतलब टेस्टिंग होगा उसका, ऐसे तो नॉर्मल टेस्टिंग वगैरह उसको नहीं कर सकते हैं, तो सारा इसमें रिमेडीज है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो अभी तो हम लोग सारा इंटीग्रेटेड ही बना रहे हैं, ठीक है। चलिए 41 वाला देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके बाद शायद आपका पावर सिस्टम आ जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल जो होता है ये डिस्क्रीट वैल्यू भी आपका होता है, ये आपका टू वैल्यू लेवल करंट और वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय 0 1, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दो टाइप का सिग्नल होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल आपका क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू का होता है। 42 देखिए भाई, Which of the following is not correct regarding amplitude modulation? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऐसा कौन सा चीज होता है जो कि गलत है, क्या है भाई आपका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है ये लार्ज ऑपरेटिंग रेंज में नहीं होता है, ठीक है, ये लार्ज ऑपरेटिंग रेंज में नहीं होता है, ठीक है। लार्ज ऑपरेटिंग रेंज किसका होता है ये भी जानना जरूरी है। लार्ज ऑपरेटिंग रेंज आपका एफएम का होता है, ठीक है, एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का होता है, रेडियो वगैरह आप जो चलाते हैं ना उसी में होता है। 43 देखिए क्या बोल रहे हैं, माइक्रोफोन का फंक्शन क्या होता है, माइक्रोफोन क्या करता है आपका, कन्वर्ट द साउंड सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हम कुछ बोलते हैं उसी को वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन कर लेता है। 44 देखिए, एनहांसमेंट मोड मोड कनेक्टेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें होता है एनहांसमेंट मोड, और भी मॉसफेट में होता है कि नहीं। एनहांसमेंट मोड और क्या पढ़े थे हम लोग, एक तो डिप्लेशन मोड पढ़े थे, है कि नहीं, इसमें तो किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। 45 वाला देखिए, which of the following is not an advantage of कोड डिवीजन मल्टीपल लॉसेस, सीडीएम में क्या नहीं होता है, ये थोड़ा सा टफ है भाई, क्या नहीं होता है इसमें,
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस किसके पास नहीं होता है? आपका सिम स्पेसिफिक नेटवर्क सर्विस। इसको अगर पूरा सिंप्लीफाई वर्ड में समझे, आप अगर एयरटेल वाला सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आपका घर के पास अगर जियो वाला अगर आपके पास नेटवर्क होगा, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही होता है सिम स्पेसिफिक नेटवर्क सर्विस। 46 देखिए, एरर ड्यू टू द ह्यूमन मिस्टेक्स। यहाँ से आ गया भाई, टीएनई वाले जितने हैं, रुकिए भाई, आप लोग का क्वेश्चन भी आ गया। क्या आया आपके लिए? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो एरर होता है, वो रीडिंग देने की वजह से, या फिर ये भी जब हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, ये सब कौन से एरर में आता है? ये सब आपका ग्रॉस एरर में आता है, ठीक है। ये सब ग्रॉस एरर में आते हैं। रीडिंग में क्या मिस्टेक होता है? वैल्यू लिखा होगा 1.2, हम लोगों ने बोल दिया 1.0, 1.5, ठीक है। चलिए 47 वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम का क्या काम होता है दोनों पे? जो मेजरमेंट सिस्टम होता है वो कुछ कंट्रोल करता है क्या? वो खाली मॉनिटर करता रहता है, कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना वाटेज जा रहा है कि नहीं? मेजरमेंट सिस्टम का यही काम होता है, ठीक है। कंट्रोल द प्रोसेस एंड ऑपरेशन, यार इतना सही नहीं है यार, प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करेगा मेजरमेंट सिस्टम? हाँ, सेंसर वाइज तो कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने रिले का अगर मान लीजिए, रिले पे वोल्टेज भी मेजरमेंट करके देता है। जब वोल्टेज हाई हो जाता है तब क्या होता है? ओवर वोल्टेज वाले में ट्रिप करवाता है, अंडर वोल्टेज में ट्रिप करवाता है। ये वाला भी करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों ही सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 वाला देखिए, ये तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स एराइज ड्यू टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इंस्ट्रूमेंट में एरर क्यों दिखाई देता है? कौन सा दो रीजन के लिए दिखाई देता है? ड्यू टू द मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये वाला भी सही है, ठीक है कि नहीं। अगर हम उसको लेके कचरे के डब्बे बोल रहा, अगर आप लोग एक मान लीजिए मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर क्यों क्लास ओवर होता है? आप करंट मेजरमेंट कर रहे हैं वोल्टेज मोड पे रख के, ठीक है कि नहीं, तो क्या होगा? फटेगा भाई वो वाला। तो ये होता है सब मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लोडिंग इफेक्ट यानी कि बर्डन बढ़ रहा है इंस्ट्रूमेंट का। आप वो मल्टीमीटर से लेके आप अगर मान लीजिए कि 33 केवी का एक, तो अभी मतलब मान लीजिए एक तो स्टेशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर का एलवी साइड से निकल रहा है 11 केवी। आप वहां लेके लगा देंगे क्या? डिजिटल मल्टीमीटर लेके लगा के बोलेंगे कि हम लोग उसमें वोल्टेज मेजर करेंगे, हो पाएगा क्या? लोडिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, फट जाएगा, इसीलिए तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है। टॉर्क वेट रेशियो जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंसिटिविटी बोलते हैं। 50 वाला देखिए, द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेनली स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इन द लैबोरेटरीज। लैबोरेटरीज में हम लोग कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियोमीटर हो गया, गाल्वानोमीटर हो गया, ये सब बेसिक चीज होता है, ठीक है। 51 देखिए, टू रिड्यूस द लोडिंग इफेक्ट एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट पोजेसेस। लोडिंग इफेक्ट को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जीरो इनपुट इम्पीडेंस, हाई इनपुट इम्पीडेंस, क्या करते हैं हम लोग लोडिंग इफेक्ट को घटाने के लिए? कम इम्पीडेंस रखेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो लो इनपुट इम्पीडेंस को हम लोग रखेंगे। हाई इनपुट इम्पीडेंस कैसे यार? लोडिंग इफेक्ट बता रहे हैं ना हम लोग यार। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 देखिए, इन द सर्किट व्हिच ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। सर्किट कहाँ है यार? सर्किट की नहीं है तो क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए इसको रहने दीजिए, पास करिए। 53 देखिए, क्या होता है? बड़ा इन करंट ट्रांसफार्मर। जब करंट ट्रांसफार्मर का जब आप किसी भी स्टेशन वगैरह में काम करने के लिए जाएंगे, तो वहां देखिएगा जितना सीटी लगा होगा उसका नेम प्लेट लाएंगे तो उस पर आपको एक तो बड़न वाला वार्ड मिलेगा। बड़न यानी कि क्या? ये ट्रांसफार्मर जो सीटी होता है आपका, कितना कितना वोल्टेज और करंट का मिश्रण को ये झेल सकेगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं बड़न, झेलने का अधिकतम उसका कैपेसिटी। इसको निकालते हैं हम लोग वोल्ट और एम्पियर से, हम लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। 54 देखिए, द मोस्ट सुइटेबल मेटल फॉर द स्प्रिंग मेजोरिटी
ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सपेक्ट लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट इज। कहने का मतलब यही है कि मेजरिंग जो मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जो स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्प्रिंग किस मटेरियल से बना होता है। बड़ा फेमस किस्सा है, ये बना होता है आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से बना होता है। बिल्कुल करेक्ट है। 55 देखिए, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन इंस्ट्रूमेंट में बी प्रोड्यूस ड्यू टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो किसके लिए जनरेटिंग होता है? थर्मली मैग्नेटिकली भी क्या मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए किस लिए होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका? सब ये बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे हम लोग प्रोड्यूसिंग कर सकते हैं? ये डी होगा, ठीक है। मैग्नेटिकली हो इलेक्ट्रोस्टैटिकली हो, ठीक है कि नहीं? मैग्नेटिकली यानी कि कुछ कॉइल है उसके ऊपर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तब उसमें मैग्नेटिकली इफेक्ट आ जाएगा ड्यू टू द इंडक्टेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिकली मूविंग कॉइल की वजह से आएगा। थर्मली कब आएगा? ओवरलोड हो गया या फिर आप जब वोल्टेज सॉरी कोई भी सप्लाई सोर्स लगाते हैं वहां पर आपको थर्मली मिल जाएगा, ठीक है। 55 वाला देखे, कुछ डीसी का भी क्वेश्चन आ गया यार, करवाइए इसको। तो सॉन्ड जनरेटर होता है जिसका रनिंग आरपीएम है 1000 आरपीएम में, ठीक है। 1000 आरपीएम में 100 वोल्ट जनरेटिंग कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 1200 आरपीएम करेंगे, शंट का जब स्पीड हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जो उसका जनरेटिंग ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? रेशियो के हिसाब से ले लो भाई। यहाँ पर कितना बढ़ा आपका? 1.2 बढ़ा, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी आप 1.2 ही मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना आ जाएगा? 120 वोल्ट आ जाएगा। हुआ तसल्ली हुआ? कुछ फॉर्मूला वगैरह डालने का जरूरी नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। 57 देखिए, द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक स्टार्टर पोल्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक स्टार्टर पोल्स रेफर्स टू द। ओके, स्टार्टर में जो पोल होता है, जो पोल का नंबर होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेबल करता है? किसके ऊपर करता है? द नंबर ऑफ द पावर लोड कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंडेबल करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 58 देखिए, डीसी शॉन्ट मोटर हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ करते हैं? एलिवेटर तो बिल्कुल भी नहीं, ये होता है आपका डीसी कंपाउंड मोटर होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में तो सीरीज मोटर इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? बाकी बचा आपका लेथ मशीन और क्रेन बचा। क्रेन में भी क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी कोई स्क्विरल केज बोल देता है, कोई सीरीज बोल देता है, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ का? ए लगा दिए, कौन हो लगा दिया? तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेथ मशीन में ही तो हम लोग डीसी शॉर्ट मोटर इस्तेमाल करते हैं। लेथ मशीन क्या होता है? आप प्रैक्टिकल वगैरह तो करे होंगे ना आपका कॉलेज वगैरह में, वहाँ क्या होता है? लेथ मशीन एक कांस्टेंट स्पीड में घूमता रहता है। कोई प्रीसिशियस इक्विपमेंट जो बनता है ना वो लेथ मशीन से ही बनता रहता है, ठीक है। उसको कांस्टेंट स्पीड में घुमाना रहता है, इसीलिए तो हम उसको डीसी शॉर्ट मोटर इस्तेमाल करते हैं। 59 देखिए, द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी मशीन इज यूजुअली मेड ऑफ लैमिनेटेड शीट इन ईयर टू द। लैमिनेटेड वाला वर्ड आ गया तो सबको पता है, ईडी करंट लॉस ही तो रिड्यूसिंग होगा। सी इसका करेक्ट आंसर। 60 देखिए, 60 में क्या बोल रहा है हमको? इफ द कनेक्शन ऑफ ए फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शॉर्ट मोटर इज चेंज देन अ मोटर विल बी। अगर फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन अगर हम लोगों ने चेंज कर दिया तो क्या होगा? मोटर जो है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका आर्मेचर करंट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, जो फील्ड का जो टॉर्क का डायरेक्शन होता है ये बदल जाएगी। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? आर्मेचर करंट नॉट चेंज होता है, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, लेकिन जो आपका फील्ड टॉर्क होता है ये आपका चेंज हो जाता है, तभी आपका ये उल्टा घूमने लगता है, ठीक है। 61 देखिए, फंक्शन ऑफ द इंटरपोल्स इन ए डीसी जनरेटर। इंटरपोल का क्या काम होता है? कम्यूटेशन को इंक्रीज कराता है ये। कम्यूटेटर का भी कम्यूटेशन प्रक्रिया को ये इंक्रीज करता है। कम्यूटेशन को इंक्रीज करने से क्या होता है, यानी कि ये कम्यूटेटर के लिए काफी हेल्पफुल रहता है।
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पार्किंग लॉस को रिड्यूसिंग करता है। जो आपका कम्यूटेटर के साइड में दो ब्रश होता है, उसी ब्रश में ज्यादा स्पार्किंग ना हो, उसी को रिड्यूसिंग करता है। 62 देखिए, इन डीसी मशीन द कम्यूटेटर परफॉर्म स्विच फंक्शन। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या काम होता है, एसी टू डीसी करता है, डी 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 क्या डीसी टू एसी करता है। देखिए आपको यहाँ पर डीसी जनरेटर डीसी मोटर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है कि नहीं, इसीलिए आप यहाँ पर दोनों को ही लगाइए, ठीक है। डीसी जनरेटर में एसी टू डी क्या मतलब डीसी करेगा, अगर आप मान लीजिए मोटर वगैरह होता है यहाँ पर 22 काम चलेगा, ठीक है। 63 देखिए, आर्मेचर का जो लैमिनेशन करते हैं टू रिड्यूसिंग द ईडी करंट लॉस, उसका थिकनेस कितना होता है, कितना थिकनेस होता है, 0.4 mm टू लेके, कौन डी लगा यार, मैं सी कौन लगाया, डी इसका करेक्ट आंसर है, 0.4 mm टू 0.5 mm। 64 देखिए, 64 देखिए क्या होगा आपका, टू पोल लैप वाइंडिंग है, टू पोल लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग में सबको पता है क्या होता है आपका, ए इक्वल टू पी होता है, ठीक है। तो पोल अगर आपके पास दो है तो पाथ कितना होगा, दो होगा, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर इज 2 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस एक पथ का आपका कितना मिला, 2 ओम मिल गया, ठीक है। और टोटल कंडक्टर हमारे पास कितना है, टोटल कंडक्टर अपने पास कितना है, अपने पास 100 ओम है, ठीक है कि नहीं, 100 है, ठीक है कि नहीं। तो उस पर टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, ए इंटू जेड कर दीजिए, यानी कि कितना आएगा, 50 ओम, 50 ओम सब दे रहे हैं। कैसे यार, कोई एक्सप्लेन करेगा, कोई कमेंट में कैसे आप निकाल दिए, कोई 50 बोल रहे, 100 बोल रहा है, कैसे निकाले हम इसको। टू पोल लैप वाइंडिंग है अपने पास, ए इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पोल्स क्या होगा, दो हो जाएगा। और वन कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना दिया है हमको, 2 ओम दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 100 है, तो टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि 50 ओम कैसे निकल के आएगा, ठीक है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए का क्या फॉर्मूला होता है आपका, जेड बटे ए स्क्वायर इंटू आर होता है, ठीक है। जेड कितना है हमारे पास यहाँ पे, 100 है। ए कितना है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, 2 है ना हमारा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 4। आर कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 से 4 काट लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने लिए, 0.5 हो जाएगा। 0.5 से 100 का तो 50 ओम आ गया। हुआ भाई, तसल्ली हुआ, फॉर्मूला याद रखो भाई आप लोग, अगर कोई तुक्का लगा रहा होगा, अगर इसमें लग गया होगा, ठीक है, तो फॉर्मूला याद रख लेना जरूरी इसको। चलिए 65 देखिए, द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या काम होता है, क्या काम होता है भाई, कम्यूटेटर क्या करता है, एसी टू डीसी टू कन्वर्सन तो करता है, और क्या काम होता है, टू चेंज द एसी टू डीसी, नॉट डीसी टू एसी। कोई डीसी टू एसी बोल रहा है, एसी टू डीसी बोल रहा है, भाई डीसी जनरेटर पूछ रहा है आपको, ठीक है। 66 देखिए, ब्रीदर में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलिका जेली तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू प्रिवेंट द मॉइस्चर एंटरिंग टू द ट्रांसफार्मर, बेसिक का सवाल है। 67 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। ट्रांसफार्मर क्या मतलब इंस्टॉलेशन में कौन सा तो पार्ट नहीं होता है, कंजर्वेटर होता है, सेफ्टी टैंक हमारा, ब्रीदर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ग्लूकोज रिले रहता है, अगर तेल घट गया मेन टैंक में तो कंजर्वेटर टैंक से वो लाता रहता है, वो एक तो भी प्रोटेक्शन वाल्व होता है। एक्साइटर वाला कोई चीज ऐसा नहीं होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो वाइंडिंग यूज इन द थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर, थ्री फेज सेल टाइप की क्या होता है, सैंडविच टाइप का होता है। पहले कोर होता है, मान लीजिए तो कोर है, उसके ऊपर पहले एलवी वाइंडिंग होगा, फिर एचवी वाइंडिंग होगा, फिर जाके एलवी वाइंडिंग होगा, ठीक है। इस प्रकार का होता है आपका सेल टाइप का ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग।
तो सी टाइप होता है, सैंडविच टाइप का बाइंडिंग होता है। ठीक है, एल भी एच भी, फिर उसके ऊपर एल भी। 69 देखिए, मोस्ट ऑफ द केस में जब हम लोग कोर का वाइंडिंग करते हैं ना, वाइंडिंग के सॉरी मतलब कोर के ऊपर पहले पहले एल भी आता है, फिर उसके बाद जाके आता है आपका एच भी आता है। इन आइडियल ट्रांसफार्मर इसमें से चारों में से कौन सा मतलब सही है, कौन सा फंक्शन सही है? उसका रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल जीरो होगा, बिल्कुल सही है। कोई कोर का लॉसेस नहीं होगा, ये भी परमेबिलिटी सबसे इनफाइनाइट होगा, करेक्ट है, सब सही है। 70 देखिए, थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंटेनिंग, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या कंटेंट होता है? ऑब्वियसली बात है, थ्री प्राइमरी वाइंडिंग होगा, थ्री सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। कौन बता रहे डी यार? इसका किसका डी बता रहे हैं? अच्छा इसका बता रहे थे क्या? अच्छा ठीक है, 70 का सी है, ठीक है, 70 का सी है। 71 वाला देखिए, पूछ रहा है कि द डिविडेंड मतलब डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड यानी कि एनएस और एक्चुअल स्पीड यानी कि एनआर, दोनों का डिफरेंस जो होता है क्या निकल के आता है? स्लिप निकल के आता है। एनएस माइनस एनआर तो होता है स्लिप का फॉर्मूला, क्या होता है? स्लिप सी इक्वल टू सॉरी स्लिप इक्वल टू एनएस माइनस एनआर। 72 देखिए, when the rotor of a three-phase induction motor runs at the synchronous speed, it rotor frequency will become, क्या होगा उसका रोटर फ्रीक्वेंसी? थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड में अगर ये घूमता रहेगा, उसका रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका, सी बता रहे हैं सब, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं आपको? उसका रोटर फ्रीक्वेंसी जीरो होगा। ठीक है, अगर सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है, उसका एक्चुअल स्पीड जो है जीरो है। एक्चुअल स्पीड जीरो है माने कि उसका आपका रोटर फ्रीक्वेंसी जो है आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, 73 देखिए, इफ ए थ्री फेज मोटर ऑपरेट्स ओनली टू फेज इट विल बी सिंगल फेजिंग। इट विल बी अल्टीमेट मेक द मोटर, अगर थ्री फेज का मोटर है अपने पास, ठीक है, मान लीजिए किसी कारण आपका एक फेज कट गया, तो दो फेज में आपका मोटर चलेगा क्या आपका? मतलब अभी चलेगा, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए चलेगा, थोड़ा टाइम के लिए चलेगा, फिर उसके बाद आपका बर्न आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यूनिवर्सली मूवमेंट नहीं करेगा, यानी कि सॉरी यूनिवर्सली बोल रहा है, यूनिफॉर्मली मूवमेंट नहीं करेगा। डिस्ट्रेशन इफेक्ट ज्यादा आएगा तो मतलब गर्म होकर जल जाएगा। इसमें क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है आपको? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें क्या होता है आपका, पोल दिया है आपको 6, एफ कितना दिया है आपको 50, राइट। अब इसका स्पीड निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे आप लोग? 120 एफ बाई पी, यानी कि 6 से काटो तो 20, 20 इंटू 50 कितना आएगा? 1000 राउंड, बिल्कुल करेक्ट है। 75 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नोन एज द रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर? किसको रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर हम लोग बोलते हैं? स्प्लिट फेज, ठीक है, स्प्लिट फेज को ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर बोलते हैं। ठीक है, 76 देखिए क्या पूछ रहा है, इफ द पोल्स नंबर यहाँ पर दे दिया है कितना? 4, स्लॉट कितना आपको दिया है यहाँ पे? 24, तो पोल पिच कितना होगा? पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को आइडिया? एस बटे पी होता है, यानी कि 24/4, यानी कि 6 स्लॉट होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। 77 नंबर देखिए, जल्दी जल्दी सर हम लोग खत्म करते हैं। तो voltage induced in a three-phase alternator of each winding is dash with the voltage of other winding। थ्री फेज का मतलब ये मतलब अल्टरनेटर है, तो दोनों फेज के अंदर, ठीक है, दोनों फेज के अंदर कितना डिग्री का आपका डिफरेंस आ जाएगा? दोनों फेज के अंदर कितना डिग्री का आएगा? 120 डिग्री का आएगा। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो दोनों फेज के अंदर कितने भी मतलब कितने भी कितना डिग्री का एंगल आप लोग का बनेगा? 120 डिग्री का बनेगा। 78 देखिए, 70 में क्या पूछ रहा है? एक रेशियो पूछ रहा है आपको, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वोल्टेज ऑब्टेन टू द पॉसिबल वोल्टेज इफ द कॉइल ऑफ पोलर ग्रुप वेर concentrated in a single slot। इसको बोल रहा है यहाँ पे actual voltage applied from the voltage if the coil of the polar group is concentrated in a single slot। single slot है ना यहाँ पे,
तो आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा। मैं कंफ्यूजन हो रहा था पीक फैक्टर के पास। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सब बी लगा रहे हैं कैसे यार? ब्रेड फैक्टर भी होगा? ब्रीड फैक्टर भी आ जाएगा क्या यार? कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर खाली होगा, ब्रेड फैक्टर बी लग रहा है आपको? अरे ब्रेड फैक्टर हमको तो नहीं लग रहा। चलिए ठीक है, बोल रहे हैं तो यार बी को ही मान के चलते हैं। ठीक है, ब्रेड फैक्टर के ऊपर थोड़ा डाउट आ रहा है मेरा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सिंगल स्लॉट को ही ये लोग का भी मतलब कहाँ भी क्या करते कॉन्सेंट्रेटेड किया जा रहा है। पॉसिबल वोल्टेज रेशियो, चलिए ठीक है। 79 वाला देखिए। सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर आर जनरली यूज्ड टू द प्राइम मूवर ऑफ। सिलिंड्रिकल पोल यानी कि क्या होता है आपका? नॉन साइलेंट टाइप का होता है। क्या होता है आपका? नॉन साइलेंट टाइप का मोटर होता है, इंडक्शन मोटर होता है। किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको? हाई स्पीड करने के लिए। हाई स्पीड के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? नॉर्मली कहाँ ये सब इस्तेमाल होता है आपका हाई स्पीड? तो जनरली आप लोग थर्मल पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल करते हैं। 80 वाला देखिए। इन स्टीम टर्बाइन इज कपुल्ड टू ए अल्टरनेटर, द अल्टरनेटर कन्वर्ट्स। अल्टरनेटर क्या कन्वर्ट करता है आपका? स्टीम टरबाइन का आउटपुट क्या होता है आपका? टरबाइन का आउटपुट क्या होता है? मैकेनिकल होता है। और अल्टरनेटर में जुड़ा है, अल्टरनेटर क्या करेगा उसको निकाल के आपको? उसका आउटपुट क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिकल निकलेगा, है कि नहीं? तो बी है करेक्ट आंसर इसका। 81 नंबर वाला देखिए। सिंक्रोनस कंडेंसर से क्या निकलता है? सिंक्रोनस कंडेंसर से क्या निकलता है? यानी कि सिंक्रोनस कंडेंसर देख लीजिए, कैपेसिटर बैंक देख लीजिए, ये सब क्या निकाल के देता है आपको? भार ही तो निकाल के देता है। भार यानी कि रिएक्टिव पावर ये प्रोड्यूसिंग करता है। सिंक्रोनस कंडेंसर लगाने से क्या होता है? सिस्टम का वोल्टेज लेवल मेंटेन होके होता है, सिस्टम का स्टेबिलिटी आपका बढ़ता है, राइट। 82 देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंक्रोनस मोटर? सिंक्रोनस मोटर का क्या ठीक है भी होगा डिसएडवांटेजेस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर वेरीज लीनियर टू द वोल्टेज, ये तो सही है, ये भी नहीं है। एबिलिटी टू कंट्रोल पावर फैक्टर, सिंक्रोनस मोटर से ही तो हम लोग पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। रिक्वायर्स डीसी एक्साइटेशन, ये इसका डिसएडवांटेजेस नहीं है, ये इसका एडवांटेजेस है। ऑक्सिलरी वाले को चलाने के लिए तो पोनी मोटर लगाते हैं ना हम लोग, यही पे तो होता है डीसी एक्साइटेशन इसको चलाने के लिए। यूजुअली ऑपरेट विद हायर एफिशिएंसी, ये भी इसका अड़बी क्या होता है? अड़बी क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 83 देखिए। सिंक्रोनस मोटर व्हेन यूज्ड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट शुड बी। तो जब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होगा यानी कि आपका लीडिंग कर रहा होगा पावर फैक्टर। लीडिंग यानी कि मैंने आपको बताया था जब लीड करेगा तब आपका ओवर एक्साइटेशन में चल रहा होगा। ठीक है, जब आपका पावर फैक्टर डाउन होगा तब क्या होगा? आपका अंडर एक्साइटेशन में चल रहा होगा, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर में चल रहा होगा। 84 देखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टर बैक ईएमएफ ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स अपॉन। स्टार्टर बैक ईएमएफ ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इसके ऊपर डिपेंडेबल करता है, डीसी एक्साइटेशन के ऊपर ही तो डिपेंडेबल करता है कि नहीं? क्योंकि जो रोटर का फील्ड स्ट्रेंथ होता है यही तो डायरेक्टली आपका मतलब बताता है कि कितना आपका इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ होता है। सबसे किसका मतलब काम होता है? आपका रोटर फील्ड स्ट्रेंथ का यहाँ पर ज्यादा काम रहता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 85 वाला देखिए। सिंक्रोनस मोटर विल स्टॉप व्हेन। सिंक्रोनस मोटर कब बंद हो जाएगा आपका? जब आपका एक्साइटेशन वाइंडिंग जब आपका डिसकनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर जब आपका एक्साइटेड वाइंडिंग आपका डिसकनेक्टेड हो जाएगा तब आपका सिंक्रोनस मोटर बंद हो जाएगा। ठीक है। 86 वाला देखिए। इन द स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग वाइंडिंग शुड हैव। स्प्लिट फेज वाइंडिंग मोटर यानी कि क्या होता है? रेजिस्टेंस से तो कंट्रोल करते हैं हम इसको, लेकिन उसमें जो रनिंग वाइंडिंग होता है किससे ये मतलब चलता है आपका?
ये आपका हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी, इसको मार्क करके रखिए। ये लो रेजिस्टेंस और हाईली इंडक्टेंस होता है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस और हाईली इंडक्टेंस टाइप का होता है इसका रनिंग वाइंडिंग। 87 वाला देखिए, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम अभी हमारे पास इतना है नहीं, ठीक है। तो किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसी का आपको बताऊंगा, ठीक है। बताते हुए चलूंगा एक एक कोई भी क्वेश्चन में, तो 1-2 मिनट यहाँ पे हम लोग को निकल जाएगा। 87 पे क्या पूछ रहा है, द मोटर यूज इन द हाउस होल्ड वैक्यूम क्लीनर, जो वैक्यूम क्लीनर से हम लोग घर साफ करते हैं किसी मोटर में चलता है, तो यूनिवर्सल मोटर होगा, है कि नहीं। बहुत एसी एंड डीसी से ही ये चलता है, ठीक है। नॉर्मल मानते हैं आप लोग, तो घर में एसी सप्लाई होता है उसी से चलाते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन यूनिवर्सल मोटर हम क्यों माने कि यूनिवर्सल मोटर तो एसी एंड डीसी बोथ में काम करता है, राइट। क्योंकि यूनिवर्सल मोटर लगाने से क्या होता है, हमको सबसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, ठीक है। इसको भी दिमाग में रखिए, खाली सप्लाई को सोचिएगा तो आपको कंफ्यूजन लगेगा, ठीक है। चलिए 88 देखिए, अकॉर्डिंग टू द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी जो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे, इस पे क्या बताता है, द स्टार्टर फील्ड कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड रोटेट एट द सेम डायरेक्शन, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। यही पर इसको क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा सा। हमेशा याद रखिएगा, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होता है, दो कंपोनेंट जो होता है इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता रहता है, ठीक है। 89 वाला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड टू ऑपरेट एन एसी मोटर इन ए डीसी सर्किट। कौन सा ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि एक एसी मोटर को घुमाता है इन ए डीसी सर्किट में। कौन सा कंपोनेंट ऐसा होता है, एसी मोटर को घुमाता है लेकिन डीसी सर्किट में। तो डीसी सर्किट में एसी घुमाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, उसको डीसी टू एसी कन्वर्सन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो डीसी टू एसी कौन कन्वर्सन करता है, इन्वर्टर करता है। एक इन्वर्टर का सर्किट होगा, वो उस एसी मोटर को चला रहा होगा, राइट। 90 देखिए, द मोटर व्हिच हैज रोटर कंसिस्टिंग ऑफ स्मूथ क्रोम स्टील सिलेंड्रिकल हैज नो रोटर वाइंडिंग। जिसपे रोटर वाइंडिंग नहीं होता है, किसके भी हमारे किसके पास नहीं होता है, एक ही तो है, हिस्ट्रेसिस मोटर। इसे स्पेशल क्लास का मोटर होता है, ठीक है। जितना मोटर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सब स्पेशल क्लास का मोटर होता है। होप कि सबको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा, ठीक है। 91 देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर, ये काफी ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत बार बार आ रहा है यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर क्या करता है, चिमनी के पास लगा रहता है हमारा, जो आउटर साइड धुआं निकलता है, मतलब बॉयलर से जो सुपर हीट स्टीम जो बाहर निकलता है हमारा, उसमें जो फ्लू गैस होता है, फाइन पार्टिकल्स होता है, वो एज ए फिल्टर उसको एकदम संक्शन कर लेता है, राइट। तो 91 का क्या करेक्ट आंसर है, ए होगा इसका करेक्ट आंसर है। 92 देखिए, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डॉन फॉर, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डॉन फॉर, क्या होता है भाई, कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग से मतलब क्या होता है, हम लोग उसको वेरियस स्टेज में डिवाइडेड कर दिया। जो स्पीड होता है, यानी कि जो आपका जैसा बहुत सारा कंपोनेंट होता है ना आपके पास, सुपर हीटर हो गया, वो भी, उसके बाद फिर ड्रॉफ्ट फैन लग गया, उसके बाद आपका कंडेंसर लग गया, ठीक है कि नहीं। जो सब पार्ट पार्ट हम लोग किए हैं ना, इस पार्ट पार्ट करने से क्या होता है, आपका जो एक्सेसिव स्पीड होता है, इसको थोड़ा से कंट्रोलिंग में आ जाता है। जब आपका टॉर्बाइन, जब आपका अभी जो एक्सेसिव स्पीड में घूमता है, वो थोड़ा कंट्रोलिंग में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, यानी कि सब सेवरल सेवरल पार्ट का मतलब पूरा फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट जोन में हम लोगों ने डिवाइडेड कर दिया कि भाई तुम्हारा काम ये है, भाई तुम्हारा काम ये है, अगर कुछ हुआ तो तुम भाई संभाल लेना, ठीक है। तो क्या काम होता है भाई अपना, रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड, ठीक है। कौन बोल रहा है यार, इंक्रीजिंग द रोटर स्पीड कैसे, रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड होता है भाई, इंक्रीजिंग नहीं होता है। 93 देखिए, फॉर लो हेड हाई डिस्चार्ज, ठीक है, क्या होगा,
बस आप लो हेड को ही याद रखिएगा, तब आप लोग को पता चल जाएगा काल क्या होता है, काफलन टाइप का होता है। ठीक है, मीडियम होता तो क्या होता आपका, मीडियम हेड होता तो आपका साइज टाइप का होता है। पेल्टन व्हील किसका होता है, हाई हेड का होता है। आई होप कि ये सबको क्लियर होगा। 94 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, किस इसमें से कौन सा एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। वेस्ट से निकालते हैं, हाइड्रो पावर से निकालते हैं, बायोमास से निकालते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो है आपका ये नॉन रिन्यूएबल का कैटेगरी में आता है। राइट, डी इसका करेक्ट आंसर। 95 देखिए, सिलिकॉन सोलर सेल हैज ओपन सर्किट वोल्टेज नॉट इक्विवेलेंट टू सोलर सेल का कितना वोल्टेज होता है अपने पास, 2.0 वोल्टेज होता है, या फिर 2.2 भी इसको मान सकते हैं हम लोग। राइट, लेकिन 1.4, 1.3, 1.0.5 ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 96 देखिए, 60 किलोमीटर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज बेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर 60 किलोमीटर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कर रहे हैं तो वो किसके लिए सबसे बेहतरीन होगा, थ्री फेज के लिए सही होगा, है कि नहीं। इतना बड़ा लाइन तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, अंडरग्राउंड से तो हम लोग करते नहीं हैं, फिर भी थियोरेटिकल क्या होता है, डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ही सही होता है। ठीक है, इसमें 97 देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्टेड, इसमें कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। यही वाला क्वेश्चन आपको कल पूछा था शायद यार, ये भी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जितना मेरे को याद आ रहा है, पूछा था कि ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंडेबल करता है। हम उसमें क्या लगाए थे, लेंथ के ऊपर डिपेंडेबल करता है। राइट, तो लेंथ किसके ऊपर डिपेंडेबल करता है, कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंडेबल करता है। तो किसमें आपका नेग्लिजिबल होता है, शॉर्ट लाइन में नेग्लिजिबल होता है। मीडियम लाइन पे इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, क्यों, ये तो लॉन्ग पैरामीटर होता है। लॉन्ग में क्या, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है। राइट, चलिए, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 98, पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन ऑन हाई वोल्टेज बिकॉज हम पावर जो ट्रांसमिशन करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में काफी हाई वोल्टेज से, क्योंकि हमारा बोथ कंडक्टर हमारा घटता है और एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ वोल्टेज ड्रॉप भी रिड्यूसिंग होता है। 99 में पूछ रहा है, कोरोना occurs between the two transmission conductor when they are, तो बिटवीन द टू ट्रांसमिशन कंडक्टर, तो कहने का मतलब यही है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर होता है, दोनों ट्रांसमिशन कंडक्टर के बीच में कोरोना कब हमको दिखाई देता है, हमको सब डी लगा रहे हैं क्या, कैसे यार, कैसे लगा दे रहे हैं यार आप लोग यार। ठीक है, देखिए अगर क्लोज होगा तो वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर प्लेयर्स एट सेम सोम अभी मतलब डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, वहां पर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखने को भी नहीं मिलेगा, कोरोना भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर उसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जितना हाई वोल्टेज का लाइन होगा उसमें ज्यादा कोरोना लॉसेस दिखने को मिलेगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डीसी में कोरोना होता है क्या भाई, आप कैसे लगा दिए, डीसी लाइन पे कोरोना लॉसेस आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 100 वाला देखिए, an anchor or down guy used at the end of the pole lines order to counter the balanced pull of the line conductor। कहने का मतलब एक तो देखे होंगे सब घर के पास जो पोल लगा होगा, कि आई बोल्ट के साथ यहाँ पर एक तो एंकरिंग किया होगा, ये वाला क्या होगा आपका कंक्रीटिंग होगा। ठीक है, ये और इसके बीच में क्या लगता है, एक तो सबसे फेमस इंसुलेटर होता है यही अपना गाय इंसुलेटर यहाँ पर लगा रहता है। ठीक है, ताकि कोई अगर यहाँ पर कोई मैन वगैरह जो आप मतलब चल रहे होंगे, कोई इसको हाथ ना लगा दे। ठीक है, हाथ लगाएंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। चलिए, ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है आपको, हाँ, तो यहाँ पूछा है कि तो ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, जो अरेंजमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टर्मिनल गाय हम इसको बोलते हैं। ठीक है,
आई होप कि सबको ये वाला चीज थोड़ा क्लैरिटी होगा। एक वाला देखिए, ये स्विचगेयर प्रोटेक्शन का है भाई, आपका ओरिएंटेड वाला चीज है। पूछ रहा है कि जब आपका द recovery voltage that appears across the circuit breaker contact should be maximum for power factor। पूछ रहा है कि रिकवरी वोल्टेज आपका कब जनरेटिंग होता है सर्किट ब्रेकर में, जब आपका ब्रेकर ओपन होता है या फिर क्लोज होता है। रिकवरी वोल्टेज हमेशा याद रखिएगा, जब आपका ब्रेकर क्लोज होता है तब आपका रिकवरी वोल्टेज वहां से जनरेटिंग होता है। ठीक है, तो क्लोजिंग पर जब आपका रिकवरी वोल्टेज जनरेटिंग होगा तब क्या होगा, आपका सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट में मैक्सिमम पावर फैक्टर कितना देखने को मिलेगा आपको? एनी आइडिया कितना मिलेगा? ये पावर फैक्टर जीरो देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा जीरो? क्योंकि जो आप वहां पर सर्किट ब्रेकर में जो सर्किट आपका बनेगा वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट बनेगा। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट बनेगा तो वहां क्या करेगा, आपका सबसे हाईएस्ट ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज पिक करेगा। ठीक है, तभी आपका वोल्टेज जो है, सॉरी जो पावर फैक्टर है आपका सबसे जीरो वहां पर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको अभी बता दे रहा हूँ। आई होप कि थोड़ा बहुत आप इसको याद कर लीजिए। 102 वाला देखिए, आइसोलेटर को हम लोग किस कंडीशन में इसको ओपन करते हैं? आइसोलेटर हमेशा हम लोग नो लोड कंडीशन में इसको ऑपरेट करते हैं। लोड कंडीशन में कभी भी आइसोलेटर हम लोग नहीं खोलते हैं। ठीक है, छोटा सा क्या मतलब, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये एक तो सर्किट है, यहाँ पर एक तो ब्रेकर है, फिर यहाँ पर आपका मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक तो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये आइसोलेटर जो है आपका मान लीजिए क्लोज है, पूरा आपका सर्किट आपका चल रहा है। तो आप बिना ये ब्रेकर को ऑफ किए आप इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा? फ्लैश ओवर होगा भाई उस जगह पे, है कि नहीं? पहले ब्रेकर को ऑफ करेंगे फिर जाके इसको आप लोग ओपन करिएगा। ठीक है, ऑपरेशनल सीक्वेंस होता है। 103 देखिए, इफ ए सर्किट हैज टू स्विच बिटवीन टू पावर सोर्स देन व्हिच टाइप ऑफ स्विच इज रिक्वायर्ड। अगर एक सर्किट को स्विच करना पड़ेगा दो पावर क्या मतलब पावर सोर्स को, देन कौन सा वाला स्विच वहां पर लगेगा आपका? ऑब्वियसली बात है, डीपीडीटी वहां पर लगेगा। डबल पावर क्या होता है? डबल पोल। डीपीडीटी का क्या फुल फॉर्म होता है? डबल पोल डबल थ्रो होता है। ठीक है कि नहीं? फुल फॉर्म लिखना जरूरी है क्या? लिख दे रहा हूँ, चलिए। डबल पोल डबल थ्रो, डीपीडीटी स्विच वहां पर हम लोगों के लिए लगेगा। चार वाला देखिए क्या पूछ रहा है, आउटडोर स्विच गियर जो होता है जनरली हम लोग कितना वोल्टेज तक, आउटडोर स्विच गियर इज जनरली यूज्ड फॉर वोल्टेज बियॉन्ड, किससे ऊपर हम लोग आउटडोर स्विच गियर इस्तेमाल करते हैं? मतलब बियॉन्ड यानी कि उस वोल्टेज लेवल से बाहर। ठीक है, कितना वोल्टेज होता है? 33 केवी से ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या मान लेते हैं, 11 केवी से ऊपर भी कोई कोई मान लेता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको बी मतलब थियोरिटिकल वाला चीजें होता है, बी एक्चुअली करेक्ट होता है। ठीक है, 33 केवी से ऊपर लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देखिएगा तो 11 केवी का भी वोल्टेज जो होता है ये भी आउटडोर होता है। क्यों आउटडोर करते हैं? क्योंकि ये भी इकोनॉमिकल का भी काम लोग करने के लिए, उतना कंस्ट्रक्शन नहीं होता है सब इंडोर करने के लिए। भी पैसा नहीं होता है तो हम लोग आउटडोर स्विच के लगा देते हैं, तो वहां कौन रूल मानता है? 105 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग आर अभी इलेक्ट्रॉनिक एक मिनट है। हाँ ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपको 105 में? इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग जो होता है बी बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ, क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच का सब इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्विच यानी कि क्या? डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, थायरिस्टर होता है, इसको सब क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम तो नॉर्मल स्विच वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? उसको लगाने से क्या होता है आपका? नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, लॉन्ग लाइफ वो मतलब लास्टिंग करता है, सपोज छोटा छोटा सा रहता है, ये सारा एक्टिविटी उस पर आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच यानी कि ये सब उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, 6 वाला देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें? ग्लूकोज इज नॉट ए गैस, नॉट ए गैस
ऑपरेटर रिले, भाई ये तो पहले से ये वाला गलत है। ये एक तो गैस ऑपरेटिंग आईडीएमटी रिले आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर अगेंस्ट द एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड ओवरलोड। हाँ ये भी सही है भाई, ये सही लगेगा क्या आपको? आईडीएमटी रिले का क्या काम होता है आपका? जब आपका कोई भी एक्सटर्नल फॉल्ट होता है, एक्सटर्नल फॉल्ट यानी कि ओवर करंट हो गया, आर्क फॉल्ट हो गया, उससे आपको ट्रांसफार्मर्स में से बचाता है, ये भी करंट स्टेटमेंट है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज यूज्ड फॉर द जनरेटिंग बिलो 10 एमवी, बिलो नहीं होता है, एबव होता है, ठीक है। फॉर ट्रांसफार्मर रेटेड मोर देन 1 एमवी द परसेंटेज ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज यूज्ड अगेंस्ट अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये नहीं है, हम तो 500 केवीए से ऊपर ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बी होगा, ठीक है। मर्क्यूरी गैस, मर्क्यूरी गैस। हाँ भाई, गैस ऑपरेटेड रिले इसीलिए होता है कि भाई उसका नाम इसीलिए कि मतलब ऑपरेटेड होता है, मर्क्यूरी गैस के लिए नहीं होता है। मर्क्यूरी कहाँ होता है? अरे अंदर घुसा रहे यार आप लोग। चलिए ठीक है, मर्क्यूरी कहाँ होता है? जो आपका बताते हैं आपको कि किस लिए इसको बोलते हैं हम लोग गैस, अभी क्या मतलब ऑपरेटर रिले बोलते हैं। मान लीजिए ये तो मेन टैंक है, ठीक है, ये कंजर्वेटर है, यहीं पर तो लगा रहता है आपका क्या, ग्लूकोज रिल लगा रहता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जब कोई फॉल्ट होता है तब उसमें क्या होता है, गैस निकलता है। ये गैस करेगा या फिर आपका जो एक्सप्लोजन वेंट होगा उसको एकदम फटा के एकदम वो बाहर आ जाएगा, नहीं तो जो पीआरबी होगा, प्रेशर रिलीज वाल्व होगा, उसको खोल के बाहर निकल के आएगा। और क्या करेगा अगर ये दोनों भी काम नहीं किया, ठीक है, किसी कारण ये मतलब अभी मतलब बंद हो गया, नहीं खुला, तब क्या करेगा आपका, ये गैस जाएगा आपका ब्रूकोज रिले पे, ठीक है। ब्रूकोज रिले के अंदर क्या होता है, एक तो मर्क्यूरी स्विच होता है, ठीक है। ये मर्क्यूरी स्विच क्या करते हैं हम लोग, आधा रखते हैं। अब यहाँ पर दो वायर हम लोग रखते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मर्क्यूरी रखते हैं और दो तो वायर रखते हैं, तो जब ये मतलब क्लोज हो जाएगा, ये मर्क्यूरी क्या करेगा, दोनों में कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी मीडियम कर देता है, तब आपका ग्लूकोज रिले ट्रिप कर जाता है। गैस ऑपरेटर रिले इसलिए बोलते हैं हम लोग, जब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट वगैरह होता है तब ये ट्रिप करवाता है, ठीक है। चलिए कोई लंबी सेशन होगा नहीं, तो जब हम लोग आगे वाला जो मतलब कोर्स करेंगे तब ये सब चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंस रिले क्या होता है, किसका प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? रिएक्टेंस रिले हम किसका प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली बात है, रिएक्टेंस रिले जो होता है आपका, क्या होता है, ओवर वोल्टेज, आर्क वोल्ट, फेज वोल्टेज, किसके लिए लगते हैं हम लोग? कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है यार। रिएक्टेंस रिले जो होता है आपका, ये ओवर वोल्टेज के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है कि नहीं, ये होता है आपका खाली फेज फॉल्ट के लिए, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 108 वाला देखिए, रिएक्टेंस रिले क्या होता है आपका, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है ये सबसे। रिएक्टेंस रिले को और भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, या फिर वोल्टेज रिस्ट्रेंट बोलते हैं। किसी को आइडिया? कोई डी लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है, अच्छा, इतना कंफ्यूजन। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले होता है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, इसीलिए मैंने अभी क्या मतलब आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप क्या क्या दे रहे हैं, हम उसको देखें, ठीक है कि नहीं। याद करने वाला चीजें है, बस आप इसको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले रहता है, ठीक है। नो वाला देखिए, द रिले व्हिच इज मोस्ट सेंसिटिव टू पावर स्विंग, या फिर मान ऑपरेशन होता है तो कब सबसे मतलब ऑपरेट करता है, मो रिले को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मो रिले को हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। और एक बार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो वोल्टेज रिस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है, बस थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। वोल्टेज रिस्ट्रेंट का मीनिंग यही होता है कि जी कोई भी आपको मान लीजिए कि ओवर करंट का फॉल्ट आता है, ठीक है, मान लीजिए कि दोनों फेज के अंदर जब फॉल्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है कि आपको जो ये फॉर्म में रिले को डाटा देता है कि आप ट्रिप करवाइए, यानी कि रिएक्टेंस रिले को जो ये डाटा देता है, ये आपका ओवर करंट पे आया आपका फॉल्ट, लेकिन जो फॉल्ट रिएक्टेंस रिले समझता है आपका, ये आपका वोल्टेज फॉर्म में समझता है। ठीक है, रिले आपका मतलब वोल्टेज का फॉर्म में इसको समझता है, तब जाके ये ब्रेकर को बोलता है कि ना भाई कुछ हुआ है तो फिर तो मतलब ट्रिप हो जाए। ठीक है, इसीलिए होता है ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले। रिस्ट्रेंट का मीनिंग यही होता है कि उसका फॉर्म को चेंज करता है, राइट। 110 देखिए, द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट इज 0.1 ओम। बेस के भी दिया है, बेस एमवीए दिया है, भाई इसको मत करिए, रहने दीजिए, फिर नहीं तो फिर छोड़ छाड़ के फिर कोई चला जाएगा। ठीक है। 11 वाला देखिए, द अप्लायंसेस आर ऑलवेज कंट्रोल बाय स्विच कनेक्टेड इन। स्विच किसके साथ कनेक्टेड होता है, कल ही शायद हम लोग पढ़ा था, फेज वायर के साथ होता है। 12 वाला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम इज नॉर्मली यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंडक्ट वायरिंग ही इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। बैटन वगैरह जो है ये सब बहुत पुराना वाला रहता है, राइट। चलिए, 13 वाला देखिए क्या पूछ रहा है आपको। 13 वाला आपको क्या पूछ रहा है, देखिए, द सीटीएस इज ऑल्सो नोन एज। सीटीएस को और क्या हम लोग बोलते हैं, टीआरएस केबल भी हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल सही है। 14 वाला देखिए, which insulation is most widely used in covering the wire cables is internal wiring in the residential construction। जो भी वायर होता है, जैसे भी हमारा मतलब घर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो वायरिंग होता है उसके ऊपर किसका लेयर होता है, आपका पीवीसी का लेयर होता है, बिल्कुल सही है। 15 वाला देखिए, द मेन आइडिया ऑफ रनिंग अर्थ वायर एलोंग द कंड्यूटरॉन इज टू, क्या होता है, किसके लिए करते हैं हम लोग, कंड्यूट के साथ हम लोग अर्थ वायर को क्यों हम लोग इसको मतलब लगाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, टू मेक द कंड्यूट एंड द मेटल एसेसरीज इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूस। 16 वाला देखिए, द पर्पज ऑफ चोक इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब। क्यों लगाते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक का क्यों इस्तेमाल करते हैं, चोक के लिए अभी हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, बताइए। सब सी बता रहे हैं ना, इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरीली, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरी, वो 4 क्वेश्चन करके सेशन को खत्म कर लेते हैं भाई। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ द मर्क्यूरी वेपर लैम्प ओवर, किसके जैसे होता है, किसके लिए हम लोग मर्क्यूरी वेपर लैम्प को इस्तेमाल करते हैं भाई, एनी आइडिया। Because of it is produces the light similar to the daylight which may be help to the increase the production। ठीक है, मर्क्यूरी वेपर लैम्प का क्या कलर होता है भाई, ग्रीनिश कलर का होता है ना आपको। ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज्ड द स्टैंडर्ड लैम्प होल्डर, ये तो भाई गलत है, बैनोट वाला नहीं होता। इट टेक्स अबाउट 6 मिनट्स टू गिव द फुल ब्राइटनेस, ऐसा नहीं होता है। कलर ओरिजिनल कलर कैन नॉट बी लॉस्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। 18 वाला देखिए, मर्क्यूरी वेपर लैम्प क्या कौन सा कलर देता है, जो आपका एनएच वगैरह साइड में लगा है वही तो सब होता है आपका मर्क्यूरी वेपर लैम्प, क्या देता है आपको, येलो कलर देता है, राइट। 19 वाला देखिए, द डैश लैम्प कंसिस्ट ऑफ इनर डिस्चार्ज ट्यूब एंड आउटर इवाकुएटेड ट्यूब। दो टाइप का होता है, यानी कि इनर में भी एक होता है, फिर बाहर एक तो होता है, यानी कि उसके बाहर भी कोई मतलब बाहर ना चला जाए। ठीक है, कौन सा वाला होता है आपका। तब सी बता रहे हैं, फ्लोरोसेंट लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प कैसे यार, कैसे बता दिया आप लोगों ने। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, खाली फ्लोरोसेंट लैंप नहीं, सोडियम लैंप में भी देखिएगा, उसका अंदर एक तो बल्ब लगा रहता है, फिर बाहर का साइड एक तो उसका आउटर वाला सेट लगा रहता है। ठीक,
लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। द गैस और यूजुअली फील्ड इन इलेक्ट्रिकल बॉल, बॉल के अंदर कौन सा गैस होता है भाई? बॉल के अंदर कौन सा गैस होता है? कौन बोलेगा? नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन। चलिए सब सही है। ठीक है। नाइट्रोजन गैस ही होता है। ये काली नट गैस। कितना टाइम बजा भाई? 1.5 घंटा हो गया होगा, 2 घंटा के करीब। चलिए ठीक है, फिर भी जितना क्वेश्चन किया, आई होप कि भाई सबको मजा आया होगा भाई, और लग भी रहा होगा कि भाई इतना ट्रेंडिंग क्वेश्चन आप कर रहे हैं, और अपना प्रिपरेशन लेवल जो है खुद को भी पता चल रहा होगा। ठीक है कि नहीं? किस लेवल का प्रिपरेशन किया अभी हम लोग कर रहे हैं, कहाँ हमारा मतलब खामियां है, और कहाँ पर हम लोग थोड़ा और जिससे हम लोगों का रिजल्ट अच्छा बने। ठीक है। अभी के लिए बस एक ही एडवाइस है आप लोगों को, कि जो भी आपके पास रिवीजन का जो आप शॉर्ट नोट्स वगैरह आप लोगों ने बनाया है, जितना आप लोगों ने अभी अभी तक प्रैक्टिस किए हैं, बस उसी को ही आप लोग प्रैक्टिस करिए। कोई नया चीज या फिर नया कॉन्सेप्ट जानने का ट्राई मत करिए, नया बुक वगैरह मत खोलिए, या फिर कोई इधर उधर से पढ़ने का ट्राई मत करिए। ठीक है कि नहीं? अभी करेंगे तो माइंड डिस्ट्रैक्टेड होगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपका खाली मतलब डाउन होते होते जाएगा। ठीक है। बस यही करते रहिए, दिन भर आप पढ़ाई करते रहिए। जब आपका ये मतलब रिवीजन सीरीज आपका चल रहा है, या फिर वहां भी जो मतलब आंसर सीरीज आप लोग का चल रहा है, उसमें आ जाइए। 1 घंटे में क्या करिए, खुद से आप एक बार ट्राई करिए करने के लिए। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन वगैरह पेपर में आप लोग मत लिखिएगा, बस पेन एंड पेपर लेके बैठिए। जो क्वेश्चन आपका डिस्प्ले में डिस्प्ले कर रहा है, मोबाइल में डिस्प्ले कर रहा होगा, बस उसको आप लोग टिक्का लगाते हुए जाइए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी मतलब जहाँ भी जानना चाहिए, वहां पर आप लोग सब नोटेड वगैरह करते हुए जाइए। ठीक है। तो चलिए भाई, ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन वगैरह करते रहिए अच्छे तरीके से, और जिसको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो अपना जो ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड वगैरह करिए, और अच्छे से एकदम वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, सेशन को वही एंड ऑफ करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग कल एक तो नया सेशन के साथ। चलिए, थैंक यू यार। फिर मिलते हैं हम लोग कल।